हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, जो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें टॉपिक्स हैं इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, आदिवासी डिमांड एंड द एक्ट ऑफ 1999। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। लास्ट चैप्टर में हमने अंडरस्टैंड किया था कि मार्जिनलाइजेशन होती क्या है, किस तरीके से की जाती है माइनॉरिटीज़ के साथ। आई होप आपको वो अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से की जाती है। तो इससे एक पॉइंट तो बड़े अच्छे तरीके से प्रूफ हो गया कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर मार्जिनलाइजेशन की जाती है कुछ एक सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ के साथ, जिसमें हमने आदिवासी कम्युनिटी का एग्जाम्पल लिया था। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसी माइनॉरिटी की, तो उसको कन्फ्रंट, उसका सामना किस तरीके से किया जाए, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? टू आस्क फॉर द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एज पर फंडामेंटल राइट्स बाय माइनॉरिटीज। फॉर एन एग्जाम्पल, माइनॉरिटीज है मुस्लिम्स, दलित, वुमेन, आदिवासीज एक्सेट्रा। मतलब कि मार्जिनाइजेशन का सामना करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका किस तरीके से यूज़ किया जाए ताकि माइनॉरिटीज़ जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए। यहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं, मुस्लिम्स। इसका भी हमने एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से समझा था लास्ट चैप्टर में। दलित, वुमेन्स और आदिवासीज, इन्हीं के साथ मोस्ट कॉमनली जो है वो साइड लाइन इन्हें किया जाता है सोसाइटी के अंदर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं इन सोसाइटीज और या कम्युनिटीज को बचाने के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 में क्या है? दिस बैन्स अनटचेबिलिटी एंड इंश्योर दलित्स राइट टू एजुकेशन, टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं लाइक दलित्स स्पेशली, उनको जो बैन था अनटचेबिलिटी का, उसे दूर करना। उन्हें टेम्पल्स में, मंदिरों में आने जाने की परमिशन हो बिना किसी रुकावट के। एजुकेशन के जो भी संसाधन हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वली प्रोवाइड हो दलित्स को भी। और पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ उन्हें किसी भी तरीके की रुकावट या उन्हें बाधा ना जैसे प्रोवाइड की जाए वहाँ पर जाने के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? दलित माइनॉरिटीज़ यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज या राइट्स जो थे उनको यूज़ करके जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं वो अपने डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकती हैं जो सोसाइटी में उनके साथ हो रहा है। तो फर्स्ट आर्टिकल 17 आ गया जो बैन करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है। सेकेंड है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। ये किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किसी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ उनका धर्म कौन सा है, उनकी रेस कौन सी है, उनका रंग कौन सा है, काला, गोरा, कास्ट कौन सी है, सेक्स मतलब मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर कौन सा उनका सेक्स है, एंड बर्थ प्लेस कहाँ पे वो पैदा हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स कल्चरल राइट्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज। जो भी माइनर कम्युनिटीज हैं, संविधान के अंदर जो लॉज होंगे वो सेफ गार्ड करेंगे उनके कल्चरल राइट्स को भी, ओके। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं मार्जिनलाइज सोसाइटीज को सेफ गार्ड करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी इन लॉज को बनाने की। इनकी ज़रूरत पड़ती है टू प्रमोट सोशल जस्टिस। सोसाइटी के अंदर इक्वल जस्टिस सबको मिले, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले, इसके लिए लॉज का बनना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि जिस कम्युनिटी को साइडलाइन किया गया है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है या गवर्नमेंट जॉब्स में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन की परमिशन हो। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? दे प्रोवाइड चीप और फ्री हॉस्टल्स टू दलित एंड आदिवासी स्टूडेंट्स टू प्रमोट एजुकेशन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो आदिवासी कम्युनिटी है वहाँ पे जो है लो लिटरेसी रेट है, क्योंकि उन लोगों के पास पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं होती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीप और फ्री हॉस्टल्स जो थे उनका इनिशिएटिव लिया ताकि ये लोग जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए एजुकेशन लेने के लिए। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी चलाई।
इसका तो आई होप सबको अंडरस्टैंड होगा ही कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। जैसे कि अगर आप +2 के बाद किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जनरल के लिए अलग रिजर्वेशन होगी, इन SC ST OBC जो है वो अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई हैं कास्ट की, स्पेशली फॉर द SC ST एंड बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, ये क्यों किया गया? नीड टू क्वालिफाई मिनिमम कट ऑफ। बट जैसे यहाँ पे अगर SC ST के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें क्वालिफाई करना होगा तो उनके लिए स्पेसिफिक कट ऑफ जो है वो डिफाइन कर दी जाती है हर एक एग्ज़ाम के अंदर, जिसको उन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि ये कट ऑफ जो होती है, तो जैसे जनरल कैटेगरी जो होगी उसके मुकाबले काफ़ी डिफ्रेंसिएशन रहता है कट ऑफ में। तो ये है रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन इंडिया। थर्ड इज प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। जो दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें आपकी बुक के अंदर एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ रतनाम। उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है स्टोरी के अंदर। अब रतनाम जो था वो था रहने वाला जगमालपुर विलेज का। ठीक है, रतनाम जो था वो था दलित पर्सन। उसने क्या किया, एक प्रथा होती थी वहाँ पे कि जो पुजारी हैं उनके पैरों को धोना पड़ता था दलित लोगों को। जब वो पैरों को धो लेंगे तो जो पानी बचेगा पैर धोने के बाद, या तो उन्हें उससे नहाना पड़ेगा या फिर उन्हें दलित लोगों को उसे पीना पड़ेगा। तो ये था एक्ट ऑफ इंसल्ट टू दलित पीपल। आप खुद सोचिए कि किसी के अगर आप पैर धुला रहे हो तो उस पानी को अगर आप कोई फोर्स करे कि आप इसे पियो या इससे नहाओ, तो वो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी आपके लिए। तो रतनाम को बोला गया कि उस पानी से नहाए। इसका रिएक्शन क्या हुआ? रतनाम ने मना कर दिया कि मैं विरोध किया उसने कि मैं नहीं नहाऊंगा इससे। एज पर द रिएक्शन जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने उसके घर को जला दिया और उसकी फैमिली जो थी उसको फोर्स किया विलेज से निकल जाने के लिए। अब ये एक्ट जो था ये रिपोर्ट्स में आ गया, रिपोर्ट इंसिडेंट अंडर सुप्रीम कोर्ट SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसको जो था इंसिडेंट को SC&ST प्रिजर्वेशन ऑफ एट्रोसिटीज जो एक्ट था 1989 उसके अंदर इसे फाइल किया गया। ठीक है, अब एट्रोसाइटिस क्या होता है? ये होता है किसी भी कम्युनिटी के साथ क्रूअल ट्रीटमेंट करना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना किसी भी तरीके से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 1989 का जो एक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स एक्ट 1989। एज पर दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर जो माइनर हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए, जैसे दलित जो है वो माइनर है, माइनॉरिटी है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना अगेंस्ट वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना इस एक्ट के अंदर आता है। सेकंड आता है, इसे पास क्यों किया गया? क्योंकि 1970 से लेके 1980 तक जो भेदभाव हो रहा था माइनॉरिटीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि इस एक्ट को पास करना पड़ा। ठीक है, ये इसके साथ साथ और क्या करता है, इंश्योर लैंड राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन। अब आदिवासीज का हमने देखा था कि उनसे फोर्सफुली जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड जो है उसको ले लिया जाता है ना। एंड लीगल प्रोटेक्शन, अगर वो किसी तरीके से जैसे अपने लैंड राइट्स के लिए केस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, तो उनको अच्छे से जो लीगल जो है जस्टिस मिले, उसकी प्रोटेक्शन करना भी इस एक्ट के अंदर आता है। इसके अलावा लिस्ट एंड प्रिवेंट्स क्राइम अगेंस्ट ट्राइब्स एंड दलित्स। जो हमारे पास माइनॉरिटीज़ हैं, ट्राइब्स, आदिवासीज या फिर जो दलित हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का क्राइम हो रहा है या फिर उनकी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन सभी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनकी लिस्ट बनाना और इन लोगों को उससे बचाना भी इस एक्ट के अंदर आता है। अब लेवल ऑफ क्राइम कौन कौन से हैं, किस तरीके के क्राइम इन लोगों के खिलाफ किए जाते हैं नॉन ट्राइबल पीपल के द्वारा। फर्स्ट है ह्यूमिलेशन एंड डीह्यूमराइजेशन। इसमें क्या होता है, स्ट्रिपिंग एंड फोर्सिंग देम टू कंज्यूम इनएडिटेबल सब्सटेंसेस। जैसे उन लोगों के कपड़े उतरवा दिए जाते थे, स्ट्रिपिंग उसमें आता है। या फिर उन लोगों को ऐसी चीज़ें पीने के लिए मजबूर करना जो कि आप नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान पी नहीं सकता, ये किसी भी तरीके से ह्यूमन जो है वो नहीं कर सकते। सेकंड इज डिस्पोजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आता है बॉन्डेड लेबरर्स।
आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से बंध हुआ मजदूर बना के रखना। जैसे कि ज़मीन के लिए अगर वो आपसे पैसे लेंगे, पुराने ज़माने में होता था ना कि ज़मींदार होते थे, उनसे किसी ने उधार लिया, तो वो उनको बॉन्डेड लेबरर्स बना देते थे अगर वो उधार नहीं चुका पाते थे। थर्ड इज़ जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स। किसी स्पेसिफिक जेंडर के जैसे वुमेन है या फिर आदिवासी वुमेन्स हैं, उनको जो है असॉल्ट करना किसी भी तरीके से या उन्हें पनिशमेंट्स देना जो कि ह्यूमनाइजेशन के अंदर नहीं आती, वो इन तीनों में आते हैं। ये लेवल ऑफ क्राइम्स है अगेंस्ट दलित एंड माइनॉरिटीज। अब 1989 एक्ट जो था, SC/ST एक्ट, उसमें क्या क्या चीजें थी वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें आता है नो बाइंग और सेलिंग ऑफ ट्राइबल लैंड्स बाय नॉन ट्राइबल पीपल। जैसे नॉन ट्राइबल पीपल में कौन से आएंगे, जो ट्राइब्स के नहीं होंगे, दलित नहीं होंगे, आदिवासी नहीं होंगे, जो नॉर्मल पीपल होंगे, उनको बाय या सेल करना। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ आदिवासी का, वो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, उनकी लैंड किसी भी तरीके से छीन ना पाना बाय द नॉन ट्राइबल पीपल, या फिर उनकी ज़मीन को लेके खरीदना ज़बरदस्ती या फिर उस ज़मीन को ज़बरदस्ती बेच देना, इससे प्रिवेंट करता है या बचाता है दलित लोगों को 1989 का एक्ट। अब ये एक्ट तो बना दिया गया, बट इसका विरोध किया एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे, CK जानू। उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया इसके अंदर। ही पॉइंट्स आउट दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द वायलेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट। जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो खुद ही वायलेटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो राइट्स हैं दलित्स के या फिर माइनॉरिटीज के। कैसे? गवर्नमेंट अलाउ नॉन ट्राइबल पीपल टू बाय फॉरेस्ट लैंड, फोर्सिंग ट्राइब्स टू लीव देयर लैंड, प्लस प्रोवाइड देम नो कंपनसेशन। जो सरकार है वो खुद ही अलाउ करती है नॉन ट्राइबल पीपल। नॉन ट्राइबल पीपल में आएंगे मर्चेंट्स, पेपर मिल्स या इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी होंगे, जो फॉरेस्ट लैंड को अनऑथराइज जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, उन लोगों को खुद ही जो सरकार है वो अलाउ करते हैं कि हाँ जी आप ज़मीन खरीद दो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो ट्राइब्स होंगी, जैसे आदिवासी अगर फॉरेस्ट में रहते थे, उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उन लोगों को फॉरेस्ट लैंड को छोड़ के शहरों में जाना पड़ेगा और वहाँ पे वो लोग कम वेजेस पे काम करते हैं। लिटरेसी रेट जो है उनका डाउन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन की जो है प्रॉब्लम्स उनके बच्चों में देखने को मिलती है। गरीबी बढ़ जाती है इन ट्राइब्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो खुद एक वायलेटर है। जो भी एक्ट पास किए जाते हैं जैसे SC/ST प्रिवेंशन एक्ट 1989, उसके लिए। अब कंक्लूजन क्या निकले इस चैप्टर का? कंक्लूजन ये है कि जो रिटन रूल्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री डजंट मीन दे आर फॉलोड इन रियल। रूल्स तो बना देते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे रूल्स बने, बट ये जरूरी नहीं है कि रूल कोई बना है तो वो फॉलो हो ही रहा है। ठीक है, उसको अच्छे से फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट को जो है हमें मजबूर करना पड़ेगा कि हाँ आप इस रूल को फॉलो करवाइए। वो कैसे करेंगे? फाइटिंग, स्पीकिंग अप, डिस्कसिंग इन नेसेसरी इन डेमोक्रेसी एज वेल। अगर आपका देश स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी रूल बना है वो एप्लीकेबल होगा ही आपके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आगे जाके, या फिर आपस में डिस्कशन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आप इसको फॉलो कराइए। अगर वो फॉलो नहीं करती तो आप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस है उसका भी सहारा ले सकते हैं इसके लिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे, समरी नोट्स थे हमारे 6 चैप्टर के। आई होप आपको 5th और 6th चैप्टर समझ में आ गए होंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं इसके अंदर, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।